दोस्तों, हमारे एक यूट्यूब चैनल गौतम कोचिंग सेंटर में। और आज हम 10th के विज्ञान मतलब क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए थे और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। जैसा कि सब किसी को पता है कि कोरोना के वजह से हमारे क्लासेस अभी बंद हैं, तो हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जो बच्चे दूर हैं या फिर शहर से दूर हैं या फिर कहीं गांव में हैं, उन्हें कोई किसी तरह की परेशानी हो रही है या तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाए, ताकि वो मेरे साथ प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन को याद करें, जिससे उनको एग्ज़ाम में मदद मिले। तो हम लोग अभी इंस्ट्रक्शन यहाँ का जो निर्देश दिया हुआ है वो अभी नहीं पढ़ेंगे, ये निर्देश हम लोग पढ़ लेंगे बाद में। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो खंड अ जो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का खंड रहेगा, और इस खंड में प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से एक सही है जो आपके द्वारा चुना गया है। आप लोग बहुत तरह के एग्ज़ाम दिए होंगे जिनमें आप लोग ऑब्जेक्टिव किए होंगे, तो ऐसा कुछ कठिन प्रश्न नहीं होने वाला है, वह ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 1 मेगा एम्पियर ये मिली एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है? तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वह होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। मतलब 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, और इसी से यह एम्पियर जो है मिली एम्पियर से बड़ा यूनिट है, तो ये -3 पावर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए है भारी वाहन में, ऑप्शन बी है रेल इंजन में, ऑप्शन सी है विद्युत उत्पादन में, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। तो हम लोग देखते हैं कि इनमें से सभी में डीजल का उपयोग होता है। सभी में डीजल का उपयोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो आप लोगों को भी पता है सौर सेल जो है ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोना की परमाणु संख्या होती है 39। ऑप्शन में दिया हुआ है, डी में 79 दिया हुआ है, सी में, बी में दिया हुआ है 89 और ए में दिया हुआ है 29। तो ये आप लोग एटॉमिक नंबर बताएं सोना का कितना होता है। तो सोना का एटॉमिक नंबर होता है 79। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है दहन, श्वसन, भोजन का पाचन और अवक्षेपण। तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान होना चाहिए 5 से कम। दोस्तों, मैं यहाँ पे कंसेप्ट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को रैपिड रिवीजन में दिक्कत होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो सही ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। इससे क्या होगा कि हम कम समय में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरा स्पीड ज़्यादा स्लो है या ज़्यादा फास्ट है, तो आप कमेंट करेंगे, हम उस चीज़ को मेंटेन करेंगे। अगर फास्ट लगे तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि आप एक बार देखें और आपको याद हो जाए, उस स्पीड को हम लोग कवर करेंगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल। निम्न में से कौन सा संवाहक उत्तक है? आप लोग जब उत्तक पढ़े होंगे तो संवाहक उत्तक क्या होता है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम। तो इसमें से जो संवहन उत्तक है वह क्या है? जाइलम और फ्लोएम है, ये दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है, ABC दोनों, इसलिए
संवहक ऊतक हो जाएगा दोनों। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ निष्कासित कैसे करते हैं? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ निष्कासित कैसे करते हैं? तो यह परासरण द्वारा निष्कासित करते हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि सबसे बड़ी लीवर होता है, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने में हमारा जो ब्रेन का कौन सा भाग? तो सेरिबेलम है। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। तो ये दोनों दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डी लगा देंगे। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, मानव हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है क्या? इनमें से कोई नहीं है। तो रक्त एक प्रकार का टिश्यू है, ऊतक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत चुंबक नरम लोहा से बनता है। जब किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? जब किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो ये गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम जब आप लोग पढ़े होंगे तो ओम का नियम भी बराबर आई आर इसमें दिया हुआ है। चलिए में बताया जाता है कि भी जो अनुपात भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, जितना धारा उतना वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। आम मीटर का प्रतिरोध होता है, आम मीटर का प्रतिरोध होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे छोटा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु से बना हुआ होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना हुआ होता है। रियोस्टेटस का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेटस का उद्देश्य है कि धारा का परिमाण में वृद्धि हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद, जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर कर लेते हैं और जल हम या तो अगर ज़्यादा होता है तो पसीना के द्वारा बाहर निकलता है, नहीं तो वो शरीर में सेल में रुक जाता है। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे जनन तो उसमें है परागकण के बारे में दिया हुआ है, तो वो पराग कोश में बनता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन बी होगा जाइलम में। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी दिन होती है? क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे तो 120 दिन की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है पूछ रहा है, तो इसमें फिलिपियन होगा ना, हाँ यहाँ पे फिलिपियन नलिकाएं, ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा हार्मोन जो है वो पेड़ पौधों वाला नहीं है? तो ये ऑक्सीटोसिन जो है वह पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन ये हमारे एनिमल में पाए जाते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो ऑप्शन नंबर 1 है पुंकेसर। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो हमारे दिए गए ऑप्शन में अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है और ईस्ट में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, ए में वायु, दूसरा में है सूर्य प्रकाश, तीसरा में है वर्षा और चौथा में है मिट्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य प्रकाश।
निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा गया है? तो आनुवांशिकी के पिता कहा गया है ग्रेगर जॉन मेंडल को। हरे पौधे कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्म में गुणों की संख्या 23 जोड़ी होती है। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रोस्फियर में, और यह इसमें इसी स्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वह धातु कहलाते हैं, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। 42 लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पे जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में कौन सहसंयोजिक यौगिक है? तो जब आप लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे है मीथेन दिया हुआ ऑप्शन में CH4। क्वेश्चन नंबर 44, आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना कैरेट का? तो आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व इसमें आर्गन हो जाएगा। ताम्र एवं टीन में मिश्र धातु को कहते हैं, ताम्र एवं टीन का जो मिलावट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कांसा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 H2O। ये बैलेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है। जो बाय प्रोडक्ट जो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो आप लोग लॉन्ग आंसर के लिए भी इसको तैयार कर सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, सिंपल है। बुझा हुआ चूना का सूत्र इसमें दिया हुआ है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना जो होता है कार्बन ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो इस ऑप्शन में कौन सा भस्म नहीं है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड क्या है? भस्म नहीं है। जस्ता का अयस्क, मेटलर्जी जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे जस्ता का अयस्क। तो जस्ता का अयस्क जो है वह कौन सा है? तो जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क होता है। सिलिकॉन एक है, ऑप्शन ए में है धातु, ऑप्शन बी में है अधातु, ऑप्शन सी में उपधातु, और ऑप्शन डी में है मिश्र धातु। तो यह हो जाएगा सिलिकॉन एक उपधातु है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रोजन। 54 में दिया हुआ है मैथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मैथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम हम लोग फार्मिक अम्ल जानते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो हम लोगों को पता है कि इनमें से सभी का आवश्यकता होती है किसी भी स्वपोषी के लिए। जो पेड़ पौधे को हम लोग बोलते हैं, जो भोजन बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए। मैग्नीशियम पाया जाता है ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज। तो तैलीय कागज होता है तो हम लोग देखते हैं उसमें से देखने में पारदर्शक है कि अपारदर्शक है कि पारभासी है। तो इसमें से पारभाषक हो जाएगा। पारभाषक उसको, पारदर्शी उसको बोलते हैं जिसके आसानी से हम लोग आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शक मतलब जिसके आर पार हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं, और पारभाषक मतलब होता है हम लोग देख सकते हैं पर धुंधला धुंधला जैसा दिखाई देगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे देखेंगे, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो हम लोग जब लेंस से आवर्धित करते हैं तो उसका हो जाएगा ये मात्रक विहीन। इसके आवर्धन में कोई इकाई नहीं होता है, जितना वस्तु का साइज होता है उसी साइज से होता है। तो इसमें आवर्धन का इकाई नहीं होता है कि कितना, ये सब कितना गुना या कितना ये होता है। तो कितना गुना, कितना बराबर, ये सब इसमें यूनिट कोई नहीं होता है।
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे है 59। प्रकाश की चाल में विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों होती है और कोई नहीं होती है। तो देखिए प्रकाश का चाल जो है माध्यम पे निर्भर करती है और जैसा माध्यम वैसा चाल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात की अपेक्षा कम, ज़्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, वह निर्वात में और वायु में प्रकाश का जो चाल है वह निर्वात की अपेक्षा वायु में कम हो जाएगी, निर्वात में ज़्यादा होती है। लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस का मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, विद्युत का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन और चांदी। तो आप लोगों को पता होगा चांदी बहुत अच्छा चालक होता है। शुष्क सेल का ऋण इलेक्ट्रोड बना हुआ होता है। शुष्क सेल का जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो बना हुआ होता है तांबा का, कार्बन का, जास्ता का, इसमें से किसी का नहीं, तो जास्ता का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 64, एक जूल का मान होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैलोरी में, तो एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है, तो लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, ब्यूटेन के कितने समावायी संभव है, तो ब्यूटेन के कितने समावायी संभव है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। मेंडलीफ के मेंडलीफ के आवर्तन नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीफ ने जो आवर्त नियम बनाया था उसमें तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया था, किस आधार पर छांटा था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अमोनिया के अणु और नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन बैंक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का जो अनुपात होता है वह होता है 1:3। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है, तो आप लोगों को ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एथेनॉल दिया हुआ है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब 71 में आते हैं, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन और इनमें से सभी। तो कार्बन का जो अपरूप है फ्लोरीन भी है, आप लोग तो ग्रेफाइट और हीरा जानते भी हैं, ये फ्लोरीन भी होता है, इसीलिए इसमें से दिया हुआ है इनमें से सही, तो हम लोग उस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 72, एक अणुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं। एक अणुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं समावयी। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पे हम लेक्चर वीडियो भी शूट कर देंगे। बाकी हमारे इस चैनल पे जो वीडियो है जा कर के आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के वीडियो किए हैं, तो फिर क्लासेस से टाइम थोड़ा कम मिलता है, इसीलिए अब चूँकि क्लासेस लॉकडाउन की वजह से बंद है तो मैं एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का लेकर के आता रहूँगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक आवर्धित फिगर चाहिए, तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। श्वेत प्रकाश वर्णक में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन उसी का होगा जिसका स्पीड कम रहेगा, तो वो होगा बैगनी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत, क्योंकि वह समतल होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान का आकार बने, तो ये आपके बुक में दिया हुआ है।
अलग अलग जगहों पे अलग अलग वस्तु का पोजीशन, तो उसमें देखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। तारे के टिमटिमाने का कारण ये है वायुमंडल का परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन और कुल अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दृष्टि का अस्थायित्व मानव नेत्र में होता है, वह होता है 1/16 सेकेंड। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित। और इस क्वेश्चन बैंक का मतलब इस समय का 2021 का लास्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो कितना होता है, तो V/U दिया हुआ है। एक फार्मूला और भी होता है। तो आज हम लोगों ने देखा इस क्लास 10th के क्वेश्चन को, अलग अलग क्वेश्चन आए थे, अलग अलग लगभग सारे चैप्टर से टच किए थे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसकी सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन को दिखाएंगे। मे भी शाम तक मिल जाए। और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं और कैसे कैसे लिखना होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे देखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।